और कंपनी लॉ की लास्ट क्लास में हमने फीचर्स स्टार्ट करी थी। एक बार मैं 0 लेवल से रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ रही हूँ। कंपनी लॉ हम पढ़ रहे हैं। कंपनी लॉ में सबसे पहला पॉइंट होता है कि कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है। तो कंपनी जो डिफाइन की गई है, कंपनी की जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 20। क्या बोला मैंने आप सभी बच्चों को एक पॉइंट रटवा रखा है, ऑल डेफिनेशंस ऑफ कंपनी एक्ट आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। जब भी कंपनी लॉ के अंदर कोई डेफिनेशन बोले तो आप समझ लेना दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2, चाहे किसी की भी डेफिनेशन है। इवन आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 41, जिस जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च। दैट इज ऑल्सो डिफाइंड अंडर कंपनी एक्ट सेक्शन नंबर 2, क्योंकि डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, एंड क्लॉज नंबर 41, क्लॉज 41। अब इसमें क्योंकि कई बार बच्चों के साथ ये होता है कि मैम अभी हम जैसे कि लॉ के स्टूडेंट है, इज इट मैंडेटरी टू लर्न टू क्रैम द सेक्शंस? आई एम सेइंग यस, देयर आर सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ कंपनी एक्ट जो कि मेरे पास टेक्निक है जिसके थ्रू मैं आपको 40-50 सेक्शन तो लर्न करवा ही सकती हूँ। तो अगर हम कंपनी की लाइक फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 41। A very simple technique to learn the section. You know section 2 is common. Why common? Because section 2 common इसलिए कि सारी definition 2 में ही होती है। आगे हमें याद करना है 41। तो 41 बड़ा ही आसान तरीका है। 41 हिंदी में उसे बोल रहा है ऑल इंडियंस ना, शॉल, nobody from London, ओके। सो 41 हिंदी में इसे 41 को हिंदी में 41 बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंड ना? अब इसको कैसे याद करोगे? क्योंकि एकता लाने के लिए, क्या बोला मैंने? एकता लाने के लिए क्या आया? 41। एकता लाने के लिए क्या आया? 41। तो सेक्शन 2 क्लॉज 41, सेक्शन 2 क्लॉज 41। क्लियर? यू ऑल क्लियर? सब बच्चों को समझ में आया? इसी तरीके से कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। सेक्शन 2 क्लॉज 20 कैसे याद किया था? 0 to हीरो तो 2 0। फिर से बताइए क्या बोला मैंने? 0 to हीरो तो 2 0। तो सेक्शन 2 और क्लॉज 20। क्लियर? या ऑल क्लियर? सो अब हम ना फीचर्स की बात कर रहे हैं कि कंपनी की क्या क्या फीचर्स होती हैं। तो दैट इज द फीचर नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोला मैंने? Now what do you mean by the separate legal entity? Separate legal entity का मतलब क्या होता है? ये कहते हैं जो कंपनी की एंटिटी है, एंटिटी ऑफ अ कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स। कंपनी हैविंग इट्स ओन पर्सनालिटी विच इज नोन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। मैं फिर से बताना चाहूंगी कि लॉ के इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी एक पर्सन है, लेकिन वो है आर्टिफिशियल पर्सन, और उसकी जो एंटिटी है ना वो सबसे अलग है। किससे? चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मेंबर हो, चाहे प्रमोटर हो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था मेंबर्स कौन होते हैं। क्या आपने शब्द सुना है मेंबर? कंपनी के मेंबर। अच्छा बताइए, शेयर होल्डर कितने बच्चों ने सुना? हाथ उठाइए। शेयर होल्डर क्या समझते हो आप? शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर किसे बोलते हैं? मैम जो शेयर होल्ड करते हैं दैट इज नॉन एज शेयर होल्डर। तो फिर मेंबर किसे बोलते हैं? जो पैसा लगाता है वो मेंबर, जो शेयर लगाता है वो शेयर होल्डर। वाह रे वाह बेटा, तूने तो मौज कर दी। हाँ बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेंबर एंड अ शेयर होल्डर? दोनों के बीच में क्या अंतर है? शेयर होल्डर और मेंबर के बीच में क्या डिफरेंस है? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? नो आइडिया मैम जी। यस, एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? पीछे यस, यू हैव आइडिया। क्या बात है, ताली बजाओ उस बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया बेटा, तूने तो मौज कर दी। गलत। सुनिए, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, मैं बताती हूं। अब मैं इसको ना लॉजिक से आपको समझाऊंगी, हालांकि एग्जीक्यूटिव में भी आपको पढ़ना है बट पता होना चाहिए। कंपनी के अंदर एक रिक्वायरमेंट है, जब भी कभी कंपनी बनाई जाती है तो सेक्शन नंबर 3 है। सेक्शन 3 कहता है कि कंपनी बनानी है, जी हाँ बिल्कुल, कि मेरी बात माननी पड़ेगी। कि क्या बात माननी पड़ेगी? कि अगर तुम्हें कंपनी बनानी है तो प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2, और पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7, और 1% कंपनी है तो कम से कम 1 मेंबर की जरूरत होती है जो कि कंपनी को शुरू करने में काम आते हैं। अब मुद्दा यह उठता है कि कंपनी तो लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है। अब लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या? जहां पे शेयर्स इशू किए जाते हैं, शेयर होते हैं कंपनी में। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है।
क्या ये शब्द सुना है आपने कभी? नहीं सुना होगा। लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर शेयर नहीं होते, वहां पे बस अमाउंट दी जाती है और अमाउंट के बदले गारंटी दी जाती है कि इतने पैसे की गारंटी मेरी है। तो उस कंपनी में तो शेयर नहीं हुआ। जो कंपनी क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी। क्या बोला मैंने? लिमिटेड बाय शेयर, समझ में आ गई? दूसरी क्या बोली मैंने? लिमिटेड बाय गारंटी। चाहे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, चाहे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, सेक्शन 3 का पालन करना पड़ेगा। सेक्शन 3 क्या कह रहा है बताओ? सेक्शन 3 का साफ कहना है कंपनी बनानी है कि जी हां, तो मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। अब मैम जी मेरा क्वेश्चन ये है, हमारी तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। भैया कंपनी तो है ना कि हाँ है, तो सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि कम से कम मेंबर चाहिए। कम से कम क्या चाहिए? मेंबर। लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर कंपनी में यह अंतर होता है कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसमें शेयर नहीं इशू किए जाते, उसमें तो पैसे लिए जाते हैं और उसके बदले गारंटी दी जाती है कि इतनी की क्या दे रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं। इन फ्यूचर अगर कंपनी को नुकसान होगा तो इतने पैसे की भरपाई हम करेंगे। तो उसे बोलते हैं लिमिटेड बाय, क्या बोलते हैं उसे? अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मेंबर तो हर कंपनी में चाहिए, बताओ कौन कौन सी? चाहे लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, सब में चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और नो बताइए जल्दी से। चाहिए। अब मुद्दा यहां पे ये उठा कि जब हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो हर कंपनी में चाहिए, लेकिन अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो वहां तो शेयर होल्डर है। यस और नो? द पर्सन हु होल्ड द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। आई एम राइट और रॉन्ग? जवाब दो। द पर्सन हु होल्ड द शेयर इज नोन एज। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसमें शेयर है ही नहीं, तो क्या वहां पर शेयर होल्डर होंगे? जवाब दो ना, क्या होंगे? मैम जी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन क्या लिमिटेड बाय गारंटी जो होगी उसके अंदर मेंबर्स होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे बताओ जल्दी? क्योंकि सेक्शन 3 का पालन करना पड़ेगा। कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि जब भी कभी कोई कंपनी में पैसा लगाता है, विद रीजन समझिए, विद लॉजिक समझिए, जब भी कभी कोई कंपनी में पैसा लगाएगा, आप यहां सारे बच्चे क्या करने आए हो? मैम जी डांस करने आए, पढ़ने आए हो। पढ़ना क्यों चाहते हो? व्हाट इज द रीजन? आप पढ़ना क्यों चाहते हो? क्योंकि आपको सीएस बनना है। सीएस क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं। इसी तरीके से कंपनी में जब कोई पैसा लगा रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अपना सपना, मनी मनी। इट मींस रिटर्न बैक है कि नहीं है? बताइए जल्दी, रिटर्न बैक है कि नहीं है? अब मुद्दा ये उठता है, जैसे मान के चलो मैंने आज आपको शेयर दिए, मान के चलिए मैंने आज आपको शेयर दिए, ये लो जी शेयर, आपने ले लिए जी, ले लिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी, अब वो शेयर तो आप किसी और के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, किसी और के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब फाइनली क्या हुआ कि कंपनी का ईयर खत्म हो गया, कंपनी को प्रॉफिट हुए और वो प्रॉफिट अब बांटना चाहते हैं। लो जी शेयर, लो जी शेयर, लो जी शेयर। और कंपनी के प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमंग द शेयर होल्डर्स, उसे बोलते हैं भाई और बहनों डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं? अब मान के चलो मैं कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी, ये शेयर होल्डर, आप सब शेयर होल्डर्स हो, मुझे आज प्रॉफिट बांटना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं किसके नाम पे भेजूं? बोलो। आप सबको शेयर दिए, लेकिन आपने फर्दर क्या पता किसी और के नाम कर दियो, फिर फर्दर किसी और के नाम कर दियो, फिर फर्दर किसी और के नाम कर दियो। यस और नो? मेरे पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कम ऑन रिप्लाई। क्या कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड के नाम में जहां पर उन पर्सन के नाम मेंशन हो जिनको डिविडेंड देना है, क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इट मींस क्या कंपनी को रजिस्टर बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? क्या उसके अंदर शेयर होल्डर्स का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इट इज अ मैंडेटरी, इट इज अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड अ मेंबर? जीरो बेसिक मैं आपको समझा रही हूं, वो सब चीजें क्लियर कर देना चाहती हूं जो कि आपके लेवल से भी बहुत ऊपर तक जरूरी है, एडवांस लेवल तक। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम ये बताइए कि शेयर होल्डर और मेंबर के बीच में क्या अंतर रहा? मैंने कहा जो व्यक्ति शेयर होल्ड कर रहा है वो शेयर होल्डर है, लेकिन उसके बाद अगर उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंटेन हो रहा है तो वो मेंबर है। अब मैम एक एग्जांपल देके बता दो तो मजा ही आ जाएगा। मैम ठीक है, मान के चलिए मिस्टर ए के नाम पे शेयर्स है, मिस्टर ए के नाम पे क्या है? शेयर्स है। समझ में आ रही है बात? अब मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, तो मिस्टर ए के जो शेयर्स हैं
ऑटोमेटिकली वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास ट्रांसमिट हो जाते हैं। मैम थोड़ा हिंदी में पढ़ाओ, मैं बताती हूं। जब मिस्टर ए की मृत्यु हो जाएगी तो वो शेयर्स ऑटोमेटिकली उनके घर वालों के नाम पे चले जाएंगे। ट्रांसमिट बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में उसे। ओके, सो वो ट्रांसमिट हो गए। अब मुझे आप एक बात बताओ, कंपनी के रजिस्टर में तो एक ही नाम है, यस और नो? क्योंकि अभी कंपनी को इंफॉर्मेशन इस बात की नहीं है। कंपनी के पास जो रजिस्टर है, जो रिकॉर्ड है, उसमें नाम मिस्टर ए का है, तो कंपनी की निगाहों में ए मेंबर हो गया, शेयर तो होल्ड कर ही रहा है, साथ में नाम भी उसका है। लेकिन जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या है? शेयर होल्डर है, परंतु वो मेंबर्स नहीं है। इसका मतलब यहां पे बात प्रूव होती है, द पर्सन हु होल्ड द शेयर and their name is entered in the register of member which is maintained by the company, that person is known as member. अब मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट है, चाहे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, चाहे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। क्लियर या ऑल क्लियर? कि ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? यस, कम ऑन रिप्लाई। क्या ये बात समझ में आ रही है? 100% समझ में आई ये बात? अच्छा, अब आपसे, आप आज घर गए और आपके कोई सीनियर है या आपकी कोई जूनियर है, उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम मुझे ये बताओ शेयर होल्डर और मेंबर के बीच में अंतर क्या होता है? बोला, आपने बोला एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी, कुछ भी पूछ ले साक्षी होता है, बस ये मत पूछना। इसीलिए आपको हर कॉन्सेप्ट का बेसिक पता होना चाहिए। सीएस के अंदर कंपनी लॉ का 100 मार्क्स का पेपर सीएस एग्जीक्यूटिव में आता है और वहां पर इंस्टीट्यूट का जो लेवल होता है ना एग्जाम का, वो बहुत हाई होता है। उस पेपर को पास करने के लिए 40% लर्निंग टेक्निक्स, 40% आपकी स्किल, 40% आपका पढ़ने का तरीका, वो सब मायने रखता है। लेकिन वहां पे आपका बेसिक स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा ना, पेपर पास नहीं होगा, वो होगा ही नहीं, 25 नंबर से ऊपर आएंगे ही नहीं, ये ध्यान रखना। इसीलिए मेरे एफर्ट्स हैं, भले ही मुझे शुरू से बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से मुझे थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज अगर हम नवंबर की बात करें, एम्पल टाइम आर देयर, एम्पल टाइम। अगर मैं जुलाई अटेम्प्ट की बात करूं तो जुलाई में हमारे पास समय की कमी होती है। आर यू एक्सेप्ट इट? ये बात आप एक्सेप्ट करोगे। लेकिन नवंबर अटेम्प्ट के केस में यूज टाइम, एम्पल टाइम। तो यहां पर हम एक एक पॉइंट को इलाबोरेट करके, एक एक पॉइंट को डीप डिस्कशन करके कर सकते हैं। वहीं जो जुलाई वाला बैच जब एग्जीक्यूटिव में आता है तो एग्जीक्यूटिव में भी उतना ही हार्डवर्क करके लेके चलना पड़ता है। लेकिन जब नवंबर वाला बैच एग्जी में आता है तो वहां पे थोड़ा सा हार्डवर्क मुझे एग्जीक्यूटिव में क्या करना पड़ता है? कम। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के बेस ओवर स्ट्रांग हो जाते हैं। अरे गुड, क्या ये बात मानते हो? जितना ज्यादा समय होता है उतना ज्यादा क्या होता है? ज्यादा। अब मैं आपको बहुत डीप तभी तो पढ़ा सकती हूँ जब मेरे पास यूज टाइम है। अगर मुझे पता है जुलाई वाले बच्चों के पास 1 ही महीने का टाइम है, तो वहां पे मैं अगर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तो बच्चे का अंडा आएगा, बोलेगा एग्जीक्यूटिव में तब आऊंगा जब मेरा क्या पास होगा? CSEE। ये छोड़ दो, लेकिन स्टिल आप जरा समझिए थोड़ी सी इन बातों को। तो अब मुझे बताइए कि मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया, कंपनी की डेफिनेशन क्लियर होगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्रमोटर की। कॉन्सेप्चुअली हमें स्ट्रांग होना है। व्हाट डू मीन बाय द प्रमोटर हियर? हु इज अ प्रमोटर? कहीं भी वर्ड आ सकता है प्रमोटर, कोई भी पूछ सकता है प्रमोटर क्या होता है। तो देखो सुनो, अगर CSEE में पास होने की बात करूं मैं, अगर सिर्फ पास होना है तो आप मेरी नोटिंग उठा लीजिए और उससे पढ़ लीजिए, आप पास हो जाओगे। मैम सच्ची, भगवान कसम, झूठ नहीं बोल रही हूं। आप नोटिंग उठाओ, पढ़ो, पास हो जाओगे। लेकिन सिर्फ पास होना ही सब कुछ नहीं है। नोटिंग पढ़ी आपने, अच्छी है ना? थैंक यू। तो इट मींस नोटिंग से आप पास हो सकते हो, लेकिन कनेक्टिविटी होना भी ज्यादा जरूरी है। अब सुनो मेरी बात, कौन बच्चा बताएगा हु इज अ प्रमोटर? उनको मत देखो, नजर लग जाएगी। मम्मी भी नहीं है उनकी यहाँ पे, नजर कौन उतारेगा? इधर आओ, चलो, हाँ जल्दी बताइए इधर। व्हाट डू मीन बाय प्रमोटर हियर? अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करती हूं। सबसे पहले एक पर्सन होता है और उस पर्सन के माइंड में एक आइडिया आता है। क्या होता है? एक पर्सन होता है और उसके माइंड में क्या आता है? एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। अब उस पर्सन के माइंड में आइडिया आया। क्या आइडिया आया? कि भैया मुझे कंपनी बनानी है। क्या बनानी है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, क्या बनानी है? कि मुझे तो भाई कंपनी बनानी है। कि कंपनी बनानी है कि हाँ, तो इस आइडिया को कन्वर्ट करो किसमें? आइडिया इज कन्वर्ट इनटू, जल्दी रिप्लाई करो, आइडिया इज कन्वर्ट इनटू एक्चुअलिटी। अब इस आइडिया को किसमें कन्वर्ट करेंगे?
एक्चुअलिटी में। अब ये जो आइडिया जब तुम एक्चुअलिटी में कन्वर्ट करोगे तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कि क्या लेने पड़ेंगे? अच्छा, जैसे कि आप सभी जानते हो कि कंपनी जो है एक पर्सन है, लेकिन कैसे पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब भी कभी कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या चीज डिसाइड की जाती है? सबसे पहले उस बच्चे का नाम डिसाइड करते हैं, कुछ ना कुछ उसे जरूर बोलते हैं, चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू, क्यूटी, ब्यूटी, जैसे मैं इनको क्यूटी पाई बोलती हूँ। तो कुछ भी नाम रखा जाता है ना। बुआ कुछ दिनों तक तो उस बच्चे को पता ही नहीं होता मेरे नाम क्या क्या है, क्योंकि जिसका जो मन आता है वो उसी नाम से पुकारता है। आई एम राइट और रॉन्ग? बुआ का प्यारा लड्डू, मम्मी का प्यारा चीकू, पापा का पुच्चू, ऐसे करके देयर आर सो मेनी नेम्स आर देयर। बट धीरे धीरे जब उसका नाम डिफाइन हो जाता है तो फिर सब उसको उसी नाम से पुकारने लगते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अब इस पर्सन के माइंड में एक आइडिया आया, दैट आइडिया इज कन्वर्ट इनटू एक्चुअलिटी। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इज टेकन बाय द प्रमोटर? सबसे पहले क्या काम किया जाएगा? द फर्स्ट स्टेप इज फाइनलाइजेशन ऑफ नेम। क्या बोला मैंने? सबसे पहले नाम फाइनल किया जाएगा कि भाई और बहनों नाम क्या रखना है, उसका नाम क्या रखा जाएगा। दैट इज नॉन एज फाइनलाइजेशन ऑफ नेम। ये जो जब हम फाइनलाइजेशन ऑफ नेम की बात करते हैं, देयर आर ह्यूज प्रोविजंस एंड डी प्रोविजंस आर देयर। नाम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जब भी कभी किसी कंपनी का नाम रखा जाएगा तो उन्होंने नाम रखा मर्डर प्राइवेट लिमिटेड, डकैती प्राइवेट लिमिटेड, किडनैप प्राइवेट लिमिटेड, राजा महाराजा प्राइवेट लिमिटेड, भारतवर्ष प्राइवेट लिमिटेड। सुनिए जरा, इस तरीके के नाम आप नहीं रख सकते। नाम के लिए कंपनी एक्ट के अंदर सरकार ने नियम बना रखे हैं कि जब भी कभी कंपनी का नाम रखा जाएगा तो उसके लिए आपको नियम का, रूल्स का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया भारतवर्ष प्राइवेट लिमिटेड। अगर इस प्रकार के नाम आप रखना भी चाहते हो तो इसके लिए आपको सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, इसके तत्पश्चात ही आप इस तरीके के नाम रख सकते हो। कंपनी का नाम रख दिया रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। सुनो, आप इस तरीके के नाम नहीं रख सकते। कि किस तरीके के? कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी मार्केट में चल रही है, इस तरीके के नाम आप नहीं रखोगे। ये नाम फाइनल करने का काम भी प्रोफेशनल्स के द्वारा ही होता है। अब प्रोफेशनल कौन हो सकते हैं आप बताइए? जो कंपनी लॉ की डीप स्टडी करते हैं, प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट्स। इसके अलावा कोई किसी और को अथाह नॉलेज, ज्ञान नहीं है कि नाम क्या होना चाहिए और कैसे होना। अब रख तो कोई भी सकता है। घर में पूछ लिया किसी से कि क्या नाम रखे, घर वालों ने कहा कि नाम जो है तुम रख दो इसका नाम भारतीय प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन उनके कहने से नाम नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम के भी कुछ क्या होते हैं, नियम कानून होते हैं। समझ में आई बात? तो पहला स्टेप क्या होगा? फाइनलाइजेशन ऑफ नेम। Whenever you comes in CS executive, entire chapter dedicated to finalization of name and preparation of documents and incorporation of company, पूरा एक चैप्टर इसी को डेडिकेट है। तो वहां बहुत डीप प्रोविजंस पढ़ेंगे, बट स्टिल द फर्स्ट स्टेप इज फाइनलाइजेशन ऑफ नेम। कम टू द नेक्स्ट, द सेकेंड स्टेप इज, आप जैसे कि सभी जानते हो जब एक बच्चे का जन्म होता है तो अगर घर में जो भी संपत्ति होती है वो उसके नाम पे ऑटोमेटिक आ जाती है। यस और नो? तो परचेज प्रॉपर्टी। तीसरा, जाओ 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 यारो जाओ ढूंढ के लाओ। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, पंडित जी को बुलाया जाएगा। मैम क्यों? बताइए जल्दी से, पंडित जी को क्यों बुलाया जाता है? कौन बताएगा पंडित जी को क्यों बुलाया जाता है? बिल्कुल, नामकरण के लिए। और जन्म कुंडली नहीं बनवाई जाती है? नहीं, यह बताया जाता है बच्चा किस स्थान पे हुआ है, बच्चे का नाम किस अक्षर से रखा जाएगा, भविष्य में बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, आतंकवादी, चोर, डकैत, वॉट एवर बी दैट इज टू बी मेंशन इन दैट थिंग। हायर प्रोफेशनल्स। अब यहां के जो, देखो आप एक बात बताओ, हर चीज के पीछे ना एक लॉजिक है। जब भी घर में कोई हवन पूजा होती है, हवन कराया जाता है या कोई यज्ञ कराया जाता है, तो पंडित जी को क्यों बुलाया जाता है?
मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जो मंत्र हो उनको आते हैं, हो सकता है किसी और को भी आते हो, लेकिन स्टिल आपको पंडित जी को बुलाना पड़ता है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने तो बुक से तो, हाँ, अपनी अपनी राय रखो। देखो बच्चों, अब क्या हुआ है कि एक सदी निकल गई है। एक सदी मतलब समझ रहे हो, जब पढ़ाना शुरू करा जब मैंने पढ़ाना शुरू करा तो मेरा और बच्चों का लेवल मतलब थोड़ा सा मेरा ज्यादा था, क्योंकि मैं टीचर थी, लेकिन मैं सेम मेजर थी उनकी, 2-3 साल का डिफरेंस था। लेकिन एक पड़ाव आगे बढ़ा, 5 साल निकले, फिर 10 साल निकले, फिर 3 साल और निकल गए, 13 साल हो गए। इस टाइम के दौरान बच्चों में ये डिफरेंस मैंने पाया। तो मैं आज से पूछना, अब मुझे अपना देखो, डाउट्स, एक प्रॉब्लम होती है डाउट आना। तो कई बार कुछ बच्चों की तो यही क्वेश्चन होता है कि मैम हम आपके यहाँ क्लास लेंगे तो आप ये बताओ डाउट कैसे सॉल्व करो। मैंने कहा आपके घर आऊंगे, टेंशन मत लो, डेली आए करूंगा आपको पढ़ाने। मुद्दा होता है कि बच्चों के डाउट्स नहीं होने चाहिए, और डाउट्स क्लियर होते हैं जीरो बेसिक से, होते हैं कि नहीं होते हैं। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, आपके घर में जब भी कभी कोई पूजा होती है, कोई हवन होता है, कोई यज्ञ आप कराते हो, तो आप वहां पे पंडित जी को क्यों बुलाते हो? मेरा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, क्योंकि जिसके पास जो जवाब है उसे देने की कोशिश करें, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। आप बताइए। उन्हें नॉलेज होती है, जो नॉलेज उन्हें वो तो किसी और को भी हो सकती है, मे भी हो सकता है किसी और को भी मंत्र आते हो, पूजा करना आता हो, इट मे बी पॉसिबल ना, बट स्टिल फिर भी पंडित जी को बुलाया जाता है। कोई तो लॉजिक बताओ है। पंडित जी हवन करते हैं, और कोई नहीं कर सकता, और कोई पीछे बच्चों होता है क्या है कि पंडित जी का और भगवान जी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। वो सुबह जगते हैं, भगवान से पूजा अर्चना करते हैं, तो उनकी डायरेक्ट संपर्क सूत्र होता है उनसे। अब डायरेक्ट संपर्क सूत्र होता है, ऑथराइज पर्सन होते हैं बाय द गॉड, ऑथराइज पर्सन बाय द गॉड, यस और नो। फिर वो आपकी रिक्वेस्ट वहां तक पहुंचाते हैं कि भगवान सुनो सुनो सुनो, हाजिरी लगी है, लगवाते ना, हाजिरी लगवाते हैं ना, हाजिरी लगवाते नहीं लगवाते, हाजिरी लगवाते, भगवान जी सुनो इसकी रिक्वेस्ट आई, एक्सेप्ट इट, ओके एक्सेप्ट इट। तो उनको क्या है, एक तो नॉलेज होती है और उनके कनेक्शन होता है डायरेक्ट। अब जैसे मान चलो हम हवन कर रहे हैं, हम पूजा करने बैठे, भाई देखो पंडित जी का काम सिर्फ पूजा ही करना है। अगर वो सुबह जगे, उनका प्रोफेशन है पूजा करना, ये आई एम राइट और रॉन्ग? लेकिन हमारा क्या है, हम जैसे मान चलो मैं हूं, मैं पूजा करने बैठी, पूजा ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य 8:50 टाइम हो गया, ये सर नो, अच्छा CSWT एग्जीक्यूटिव, दिमाग में चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ वही चीज चल रही है। तो उनकी क्या होती है, एक्सपर्टाइजेशन होती है, और भगवान से क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज पर्सन है जो कंपनी को बनाने में उनका ही रोल होता है, और सिर्फ वही कंपनी बनाते हैं। सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज पर्सन जिनके पास ये पावर है, और वो पावर है प्रोफेशनल्स के पास, और वो प्रोफेशनल्स मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, वो है प्रैक्टिसिंग CA, CS, CMA और एडवोकेट, इनको ऑथराइज कर रखा है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न करना चाहती हूं, मान के चलिए इनको कहा कि आप जिसके ऊपर ठप्पा मार दोगे, आपने स्टैंप करके सरकार को भेज दिया कि सर ये फॉर्म है और ये कंपनी बननी चाहिए, गवर्नमेंट आंख बंद करती है और अप्रूव कर देती है, कंपनी बन गई। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर इन प्रोफेशनल्स ने ही गड़बड़ कर दी, मान के चलिए कंपनी सेक्रेटरी ने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, जब कंपनी बनाई जाती है तो बहुत सारी बातें चेक करनी पड़ती है, डायरेक्टर कौन है, कहां पे रहता है, कंपनी का हेड ऑफिस कहां होगा, वो सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। लेकिन अगर कंपनी सेक्रेटरी ने बिना चेक करे ही आंख बंद करके पैसे लेके कंपनी बना दी, और वो कंपनी में गलत तरीके के डॉक्यूमेंट्स आ गए, रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कंपनी बन गई, कंपनी सेक्रेटरी ने सही तरीके से चेकिंग नहीं करी, और गवर्नमेंट ने कंपनी अप्रूव कर दी, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कंपनी सेक्रेटरी का साइन था। ऐसी स्थिति में जब सरकार को ये बात पता चलेगी कि कंपनी सेक्रेटरी के साइन थे और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो क्या यहां से वाली पावर जा सकती है, नहीं जा सकती है?
बताइए, क्या गवर्नमेंट की पावर ले सकती है? नहीं ले सकती, बिल्कुल ले सकती है। इसीलिए हम प्रोफेशनल्स को ये बात पहले से ही गाइड कर दी जाती है कि जब भी कभी आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे तो प्रोफेशनली, एथिकली आप उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, प्रूफ्स, चेकिंग। आप उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करोगे। अपनी मर्जी से आंख बंद करके आपको कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करनी, एंड इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोफेशनल टू चेक एंड ऑथेंटिकेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर साइनिंग द कंपनी। क्लियर या ऑल क्लियर? ये चीज हमें सिखाई जाती है, इसीलिए आपको इतनी डीप स्टडी कराई जा रही है। जैसे पहले क्या होता था, पहले की कहानी में बताती हूं कि कंपनी बन रही है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, हाँ जी हो रही है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। कंपनी का हेड ऑफिस कहां है पता ही नहीं, कंपनी का हेड ऑफिस कहां है पता ही नहीं, लेकिन आज के डेट में कंपनी के हेड ऑफिस का वेरिफिकेशन होने लगा है। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आते हैं, वेरीफाई करते हैं। अब तो घपला होने के चांसेस कम हो जाएंगे ना। पहले कंपनी का कोई हेड ऑफिस ही नहीं था, चेक कर रहे हैं, भाई पता ही नहीं कंपनी क्या है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लियर या ऑल क्लियर? सो नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ एमओए एंड एओए। प्रोफेशनल्स हायर हो गए, अब अगला स्टेप क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ एमओए एंड एओए। नाउ व्हाट डू मीन बाय द एमओए? एमओए किसे बोलते हैं? एमओए क्या है? एमओए आपने जरूर सुना होगा अपनी कक्षा 12वीं में, कक्षा 11वीं में, क्लास 11th एंड 12th में। एमओए की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एओए की फुल फॉर्म होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो उसे बोला जाता है मेमोरी प्लस रेंडमली। क्या बोला मैंने? मतलब कंपनी की मेमोरी रैंडम फॉर्म में इस डॉक्यूमेंट में रखी जाती है, परंतु क्यों रखी जाती है इसका लॉजिक भी जरा समझिए। वो जो मेमोरी है वो रैंडम फॉर्म में क्यों रखी जाती है इसका लॉजिक भी मैं आपको समझाना चाहूंगी। इसका लॉजिक भी जरा आप समझिए। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? जोर से बोल लो। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये बात जानते हो आप? कि बिल्कुल जानते हैं मैम, लेकिन मुद्दा ये उठता है कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट मिस्टर ए ने करी तो ए के बाद बी चला सकता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। मतलब अगर कोई कंपनी 1990 में बनी है तो क्या आज तक चल सकती है? आज के बाद भी चल सकती है, बिल्कुल। क्योंकि किसी भी नेचुरल पर्सन के आने से या फिर जाने से कंपनी की सेहत में, इसीलिए कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी की सारी मेमोरी डॉक्यूमेंट फॉर्म में रखी जाती है और उसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ, क्या बोलते जरा बोल दो जोर से, एक बार फिर से मेमोरेंडम ऑफ, एक बार फिर से मेमोरेंडम ऑफ। क्लियर या ऑल क्लियर? उसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब अगली बात सुनो। अब अगला मुद्दा ये उठता है कि ठीक है जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने बताया, लेकिन ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये कौन से सेक्शन में है? अगर सेक्शन याद हो जाए तो वाह वाह जरूर करना, ठीक है? और ऐसे मत करना, ढंग से वाह वाह करना। सेक्शन नंबर 4 के अंदर एमओए की कंटेंट्स डिफाइन है। कौन से सेक्शन में? कौन से? मेमोरी प्लस रैंडमली। चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है। क्या बोला मैंने? चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है। सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर, चारों ओर दिमाग लगाकर क्या होती है? मेमोरी शार्प होती है। तो सेक्शन नंबर 4 क्लियर हो गया। अब आगे सुनो। अब की बार तुम्हें वाह वाह जरूर करना है। जहां जहां तू होगा, बोलो मेरे साथ, मेरा साया तेरे साथ होगा। आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। अब बोल दो वाह वाह, जोर से बोल दो, आवाज नहीं आई। इरशाद इरशाद सुभान अल्लाह। अब सुनिए जरा ध्यान से। It means MOE is defined into section 4. So AO is defined into section 5. Yes or no? MOE कौन से सेक्शन में है? तो AOE कौन से सेक्शन में होगा? 5. क्लियर हुई? तो हमने कैसे याद किया? जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा। आगे आगे MOE होगा और पीछे पीछे, क्लियर या ऑल क्लियर? 100%। चलिए जी, अब सुनिए जरा, ध्यान दीजिए, एक बात पे मेरे ध्यान दीजिए, एक पॉइंट पे मेरा ध्यान दीजिए। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आरओसी के पास जाना है। मुद्दा उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय आरओसी? आरओसी क्या है? एक्चुअली आरओसी की फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कहां होते हैं? हर स्टेट में आरओसी है।
आपको दिल्ली में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, दिल्ली आरओसी। आपको मुंबई में जाना है, मुंबई आरओसी। हर स्टेट की अपनी आरओसी है। कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पे एक से अधिक आरओसी है। वैसे जनरल रूल ये होता है एक स्टेट एक आरओसी, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल सिचुएशन जहां वन स्टेट टू आरओसी। एंड वो कहां पे है? वो है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक ही स्टेट में 2 आरओसी है। तमिलनाडु के एक ही स्टेट में 2 आरओसी है। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे 2 जगह आरओसी है। क्या रीजन है इसके पीछे? वजह क्या है? वजह क्या है? कौन बताएगा वजह क्या है? वजह क्या है? कौन बताएगा वजह क्या है? वजह सिर्फ तुम हो, बताइए वजह क्या है? कम ऑन रिप्लाई। कि मुंबई और पुणे में 2 आरओसी बनानी पड़ी, दिल्ली में एक ही आरओसी है, इसकी क्या वजह है? है जी? क्या भीड़? रेट? क्योंकि वहां ज्यादा अच्छे लोग रहते हैं। समुद्र है। ये लड़की बहुत होशियार है, वाकई में बहुत आगे जाएगी। टीचिंग तो नहीं करोगी? नहीं, वेरी गुड, तालियां, बहुत बढ़िया। बहुत ही सही जवाब इस बच्चे ने दिया। सच में इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। सच्ची में बहुत अच्छा जवाब दिया, जोरदार तालियां बजाए। क्या नाम है आपका? कशिश, कितना सुंदर नाम। तालियां, 1 2 3, यस, बिल्कुल सही जवाब कशिश ने दिया। और जब कोई बच्चा सही जवाब देता है, एक्सट्रीम लेवल का आंसर देता है, तो उसके लिए उसका हौसला अफजा करना चाहिए, उनका मोरल बूस्टअप जरूर करना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में समुद्र है, और जहां भी समुद्र होता है, समुद्र के किनारे व्यापार ज्यादा होता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। इसी वजह से, क्योंकि वहां वर्कलोड ज्यादा है, काम ज्यादा है, तो स्टेट में 2 आरओसी बनाई। कंपनीज कम होती है तो एक ही आरओसी से काम चल जाता है। जैसे दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में एक ही आरओसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं है। बिजनेस मतलब समझ लो, व्यापार, व्यापार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी पोर्ट नहीं है। बिजनेस है, मैं ये नहीं कह रही बिजनेस नहीं है, लेकिन उतना बिजनेस नहीं है जितना गुजरात और मुंबई में है। यहाँ पे जनरली लोग प्रेफर करते हैं गो फॉर, अभी जितने बच्चे बैठे, अगर उनमें से जितने भी बच्चों से पूछूंगी, उनमें से 99% स्टूडेंट बोलेंगे कि मैम जी हमें करनी है जॉब, टेंशन नहीं ले सकते। आई एम राइट और रॉन्ग? कितने बच्चे ऐसे हैं जो जॉब करना चाहते हैं? हाथ उठाओ। मैम पहले सीएस पूरी हो जाए, उसके बाद डिसाइड करेंगे करना क्या है। बिल्कुल सही बात। तो आप जो है, इसी वजह से वहां पे 2 आरओसी है। तो आरओसी जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जिसे हम बोलते हैं। कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन, इवन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन तब होता है जब ये आरओसी सर्टिफिकेट दे देती है। सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके फॉर्म के थ्रू आरओसी को फाइल किए जाते हैं। आरओसी को जब डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देते हैं, आरओसी अगर सेटिस्फाइड होती है विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स, देन आरओसी इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या इशू करती है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसे बोला जाता है सीओआई। क्या बोलते हैं? सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर या ऑल क्लियर? बताइए जल्दी से, क्या ये बात समझ में आई? क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ, आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। सर्टिफिकेट ऑफ, सर्टिफिकेट ऑफ। जितने भी बच्चे बैठे हैं पहले सही स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए। स्ट्रेट पोजीशन, एक पोजीशन सही होना जरूरी है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। जैसे कुछ लोग स्कूटी चलाते हैं ऐसे, कुछ ऐसे चलाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तो मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि उनकी बाइक ऐसी है कि उस पर लेट के ही चला सकते हैं। लेकिन कुछ लोग की कमर ऐसे झुक जाती है। अब जैसे आप कुर्सी पे बैठे हो ऐसे, आपका पोस्चर भी डिफाइन करता है कि आपकी क्या एक्टिविटीज है ना? अब आप सभी बच्चों को एक काम करना है। आप सभी बच्चों को एक लंबी सी गहरी सी सांस लेनी है और उसे फिर धीरे धीरे छोड़ना है। जब मैं बोलूं जब स्टार्ट करना। अच्छा, एक बात और सुनो, एक बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह की कहानी है। एक बुजुर्ग आदमी जो है वो योगा कर रहे थे, टीवी चल रहा था। रामदेव ने कहा, रामदेव जानते ही आप उन्हें, रामदेव जी जो योगा करवाते हैं, उन्होंने कहा कि एक गहरी सांस लो। उन्होंने गहरी सांस ली, लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो वो कहना, अब वो इंतजार कर रहे हैं सांस छोड़े सांस छोड़े। तो ऐसा नहीं करना, मतलब छोड़ देनी है। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, लाइव स्टूडेंट्स, आज तो तुमसे कोई बातचीत ही नहीं हुई। यस, हाँ, लाइव वाले बच्चे, सांस आपको भी गहरी लेनी है, छोड़ दे, पर ऐसा ना हो कभी आपकी लाइव क्लास एंड हो जाए और आप छोड़ो ही नहीं। तो सभी बच्चों को एक साथ आंखें बंद करके, क्लोज योर आईज प्लीज, और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। आंखें बंद करो प्लीज, लंबी सांस लो, धीरे धीरे छोड़नी है। ओ
एक बार फिर से आपको गहरी सांस लेनी है और ओम के साथ धीरे धीरे छोड़नी है। गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथिंग, धीरे धीरे ओम के साथ। अगेन डीप ब्रीथ एंड ओम के साथ आपको बोलना भी है साथ साथ। डीप ब्रीथ प्लीज एंड क्लोज योर आईज। धीरे धीरे आंखें खोले। यस, नाउ कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ? वापस आ गए ना सब बच्चे? चलिए बहुत अच्छी बात है। नाउ अब क्या होगा, अभी मैंने ए नहीं बताया। अब सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हम कहां पर जाएंगे? आरओसी के पास। व्हाट डू मीन बाय आरओसी हियर? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। आरओसी को मैं बोलती हूँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सखा च बंधु त्वमेव। कंपनी के माता पिता भाई बहन सखा सब कुछ कौन है? आरओसी। अगर आरओसी के रजिस्टर में कंपनी का नाम है तो कंपनी जिंदा है। आरओसी ने अपने रजिस्टर से कंपनी का नाम हटा दिया तो कंपनी जिंदा नहीं है। इट मींस अ रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय द आरओसी। किसके नाम का? कंपनीज के नाम का। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम जैसे कि आपने बताया दो कागज होते हैं जो कि बहुत जरूरी होता है कंपनी बनाने के लिए। वन इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सेकेंड वन इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम के अंदर क्या चीजें होती हैं और क्या क्या पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो मेरे साथ साथ याद करना। तू नाम वाम की चिंता मत कर। बोलिए मेरे साथ, जोर से बोलिए। तू नाम वाम की चिंता, उस जगह पहुंच। तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। अब सुनो, नाम वाम की चिंता मत कर, नेम क्लॉज। नाम वाम की चिंता मत कर, नेम क्लॉज। उस जगह पहुंच, सिचुएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज। तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई, लाइबिलिटी क्लॉज। क्या बोला मैंने? मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है, कैपिटल क्लॉज। क्या बोला जरा बताएं, एक बार फिर से बताइए क्या बोला? कैपिटल क्लॉज। क्या बोला मैंने? कैपिटल क्लॉज। और अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, दैट इज नॉन एज नॉमिनेशन क्लॉज। एंड बच्चों सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी होती है जहां पे एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर था और हमेशा एक ही रहेगा, वो होती है 1% कंपनी। कौन सी कंपनी होती है आपके हिसाब से? नॉमिनेशन क्लॉज कौन सी कंपनी में होता होगा? ओपीसी में, क्योंकि वहां एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर था और एक ही रहेगा। नॉमिनेशन क्लॉज का मतलब होता है कि अगर वो नहीं रहा तो उसकी जगह मेंबर कौन रहेगा, तो एक नॉमिनी अपॉइंट कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं नॉमिनेशन क्लॉज। क्या बोलते हैं उसे? आवाज नहीं है, जोर से बताइए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात। अब ये जो व्यक्ति है, इनके माइंड में एक आइडिया आया था। क्या आया था? और उस आइडिया को इन्होंने इंप्लीमेंट किया। क्या किया? क्या किया जल्दी बताइए। उन्होंने इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया और मैं आपका नॉलेज और थोड़ा सा एक्सट्रीम ऊपर लेके जाऊंगी, खिंचाव करूंगी थोड़ा सा, ठीक है? और जिस बच्चों को ध्यान रहे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहती हूं कंपनी लॉ में मैं आपको एक्सट्रीम लेवल से पढ़ाऊं, बहुत ही अच्छा, जिसमें आप कह दो ना ऑसम, वो वाला, एंड मौसम बन जाए। सुनिए ध्यान दीजिए। अब ये जो प्रमोटर है इसने बहुत सारे स्टेप लिए। स्टेप लेने के बाद कंपनी बन गई, कंपनी बन के तैयार हो गई। क्या प्रमोटर का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए ना। कंपनी जैसे ही बन के तैयार हो गई, कंपनी का अलग एक नाम हो गया, कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी हो गई, कंपनी के अपने नाम से सब कुछ हो गया। अब ये प्रमोटर, इसका खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ? इसको इसका खर्चा वापस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो भी इसने एक्सपेंसेस किए वो रिम्बर्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए? इसी वजह से भाइयों और बहनों, जैसे ही कंपनी बनती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर एक मीटिंग करना जरूरी होता है, जिसे बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। क्या बोलते हैं? इट मींस कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ
इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। इसका लॉजिक समझ में है? क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक है बताओ? लॉजिक पता होंगे ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको रीजंस पता होंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए, कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग कितने दिन में होती है? 30 डेज। कहां से चेक करोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पर क्यों होती है? क्यों होती है बताओ? क्यों का रीजन आप बताइए प्लीज। यस, क्यों होती है? क्यों होती है? प्रमोटर्स के क्या करने के लिए? पैसे वापस करने के लिए, खर्चे जो हुए हैं उनका हिसाब किताब करने के लिए। जब एक मैजिस्ट्रेट कोई मिस्टेक करता है, जब एक मैजिस्ट्रेट कोई मिस्टेक करता है और कोई मिस्टेक हो गई, इंसान 6 फीट नीचे चला जाता है या 6 फीट ऊपर चला जाता है? 6 फीट ऊपर चला जाता है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने एक मिस्टेक से, गलती से किसी को फांसी दे दी तो 6 फीट ऊपर हैंग कर दिया जाएगा। यस और नो? जब एक डॉक्टर से कोई मिस्टेक होती है तो इंसान ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर क्या मतलब? नीचे 6 फीट नीचे चला जाता है, जमीन में सुआ हो जाता है। यस और नो? लेकिन एक टीचर जो होता है, टीचर का रोल अदाकारी बहुत बड़ी है। अगर एक टीचर मिस्टेक कर दे, पूरा बैच रूइन हो जाता है। आर यू गॉट द पॉइंट? लेकिन एक टीचर अगर सही तरीके से, ईमानदारी से, अपनी जान लगा के पूरे बैच को बढ़िया तरीके से मोटिवेट कर दे, इंस्पायर्ड कर दे, कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजर जाने की चाह पैदा कर दे, तो एक बैच में से अगर 4 बच्चे भी कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, तो मेरे बैच के 1 साल में लगभग, अगर मेरे कहने से 4 बच्चों की लाइफ चेंज हो रही है 4 महीने के अंदर, तो 1 साल में 16 बच्चों की मेरी वजह से अगर जिंदगी चेंज होती है, तो मेरे कैरियर के दौरान, जब तक मेरी लाइफ है, जब तक मेरा कैरियर है, अगर इतने सारे बच्चों की लाइफ मेरी वजह से चेंज हो जाती है, तो आई एम अ वेरी लकी पर्सन। यस और नो? तो इसीलिए मेरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के साथ साथ आपको एक सही राह दिखाना भी होता है, क्योंकि टीचर का रोल, टीचर का ओहदा, टीचर की पोजीशन एक बहुत जिम्मेदारी की पोजीशन होती है, एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। एक टीचर जो होता है उसको ही सबसे पहले बचपन में, छोटी क्लास में जब हम होते हैं, तो जब छोटी क्लास में हम होते हैं तो सबसे पहला हमारा इंटरेक्शन पेरेंट्स के बाद टीचर्स से होता है। जब हम स्कूल में जाते हैं और वो बच्चा अपने टीचर का इतना बड़ा फैन होता है कि घर आके जब वो बोलना ही शुरू करता है, तो हर 1 घंटे बाद वो अपनी मम्मी पापा से अपनी टीचर की बात करता है। यस और नो? मम्मी मेरी मैम ने ये बोला, मम्मी मेरी मैम ऐसी थी, मम्मी मेरी मैम आज ये पहन के आई थी, मम्मी मेरी मैम ने मुझे 1 स्टार के लिए, 1 आइसक्रीम के लिए, पेन से अगर वो मैम आइसक्रीम बना दे, पेन से अगर वो मैम स्टार दे दे, प्यार से अगर वो मून दे दे, प्यार से अगर वो एक्सीलेंट दे दे, बच्चे को मतलब ऐसा लगता है पता नहीं उसे क्या चीज मिल गई। एक पेन से लिखी हुई चीज से वो इतना खुश हो जाता है, इतना मोटिवेट हो जाता है। तो टीचर का जो ओहदा है, टीचर की जो पोजीशन है, वो बहुत बड़ी है। कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर से जब मैं मिलती हूँ तो बड़ा हताश फील करते हैं। हताश इन द सेंस कि हम तो कुछ नहीं, बस टीचिंग कर रहे हैं। मैं कहती हूँ आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो। यू आर सो लकी पर्सन। अगर आपको एक टीचिंग, मान के चलिए मैं अगर सीएस बनने के बाद किसी कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी बन जाती, तो मैं उस कंपनी में ही जानी जाती। लेकिन आज अगर मैं अपने कैरियर के दौरान इतने सारे बच्चों को कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे तो अपनी वजह से, लेकिन अगर मेरे 1% भी उनके साथ योगदान है तो इतनी सारी कंपनीज में सीएस बनेंगे तो वो सब मुझे जानेंगे। तो इट मींस एक सोच बड़ी होनी चाहिए, अप्रोच बड़ी होनी चाहिए, काम अपने आप बड़ा हो जाता है। तो कई बार जब ऐसा लगता है कि अरे टीचिंग, मतलब आप खुद सोचो, एक 21 साल की लड़की सीएस क्वालिफाई कर चुकी है, एलएलबी भी है, उसके पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उसके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे अब हमारी लड़की हमारे घर से गाड़ी लेके निकले और सीधा कंपनी जाए, चाहे 40,000 रुपए कमाए, लेकिन एक कॉर्पोरेट में जॉब करे, क्योंकि बताने के लिए हमें अच्छा लगेगा कि हमारी लड़की उस कंपनी में क्या है, सीएस है। लेकिन वही वो लड़की ऑप्ट करे, मुझे तो बच्चे पढ़ाने हैं, मैं तो पढ़ाऊंगी बच्चों को, तो पेरेंट्स का मूड वैसे ही खराब हो जाता है। तुम्हें बच्चे ही पढ़ाने थे तो तुम बीएड कर लेती, है ना, तुम सीटेट कर लेती। लेकिन पढ़ाने का भी तो अपना एक अलग लेवल होता है। ये सुन लो, तो मैं तो आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि काम चाहे कुछ भी हो, इवन आप अगर किसी कंपनी में भी प्लेस होते हो, कंपनी सेक्रेटरी भी बनते हो, तो उस कंपनी को अपनी कंपनी मानना। मेरी कंपनी है, मेरी अपनी कंपनी है, मेरी अपनी चीज है। उसमें ये मत सोचना मुझे सुबह 9 बजे आना है, 6 बजे जाना है, टाइम पास करना है, फॉर्मेलिटीज करनी है, काम करना है, बस। आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। आप जब किसी कंपनी में एज ए कॉर्पोरेट में एज ए सेल्स ज्वाइन करो, तो ये मत सोचना मुझे कंप्लाइंस करने हैं, नौकरी पे जाना है, इतने से पैसे मिल रहे हैं, इस कुर्सी पे बैठना है, कॉफी पीनी है, इससे बात करनी है, उससे बात। नो, आपको ईमानदारी से काम करना है। आपको सोचना है मेरी अपनी कंपनी है, मुझे इसके अपने लिए काम करना है, मुझे ये मेरे लिए बोझ नहीं है, इसमें मुझे अपने एफर्ट्स डालने हैं। आप उस कंपनी के देखते ही देखते, कभी भी कोई व्यक्ति अपने नाम की वजह से ऊपर नहीं उठता, सिर्फ अपने
काम की वजह से ऊपर उठता है। हो सकता है आप उस कंपनी में सिर्फ एज ए ट्रेनी ज्वाइन करो, एज ए सीएस ज्वाइन करो, उसके बाद आप उस बोर्ड का पार्ट हो, उस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर, उस कंपनी की सीएफओ, उस कंपनी की सीईओ। लेकिन इंसान का प्रमोशन जो है वो बातों से नहीं होता, काम से होता है। जब इंसान को सबसे ज्यादा प्यार अपने काम से होता है तो उसे काम बर्डन नहीं लगता। मैं आपसे यही बात बोलना चाहती हूं, अभी जो आप पढ़ाई करते हो उसे ऐसे मत सोचो कि मुझे चैप्टर्स पढ़ने, वो चैप्टर्स नहीं है, वो एक एक चैप्टर करोड़ करोड़ रुपए देगा आपको जिंदगी में, क्योंकि जो चीज आप यहां सीखोगे इन फ्यूचर आपको उसी से अर्न करना है। आई एम राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए यहां पे इस कोर्स को बर्डन मत समझो, बोझ मत समझो, चीजों में इंटरेस्ट लो। अगर कोई चीज सिखाई जा रही है तो उसको समझो, उसको आनंद लो। गॉट इट? अब सुनिए मेरी बात। अब मैं आपसे यहां पे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को देना पड़ेगा। अब आप मेरी एक और बात सुनो, मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। ये क्वेश्चन ना तो सीएस में भी नहीं था, एक सीए आईपीसीसी में एक बार क्वेश्चन आया था सीए के सेकंड लेवल में, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ अलग तरीके से। मान के चलिए कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो 10 जनवरी है, ठीक है? क्या है? 10 जनवरी। उसका सर्टिफिकेट रिसीव होता है 20 जनवरी को। उसका सर्टिफिकेट रिसीव होता है 20 जनवरी को। आप मुझे बताइए कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 10th जनवरी और 20th जनवरी है। सर्टिफिकेट रिसीव्ड ऑन 20th जनवरी, बट सर्टिफिकेट के अंदर जो डेट मेंशन है दैट इज 10th जनवरी। यस, कम ऑन रिप्लाई। हाँ हाँ, हाउ मेनी स्टूडेंट से 10 जनवरी? अपने दिल की बात सुनना भाई, अपने दिल, ये नहीं दूसरे के दिल पे हाथ रख के देख रहे हो, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ 10 जनवरी वाले कितने बच्चे? अच्छा, और 20 वाले भी हैं, बिल्कुल सही, यही डेमोक्रेसी है। अब मैं आपको एक बात बताती हूं, चिंटू का जन्म हॉस्पिटल में 10 तारीख को हुआ और चिंटू को घर लेके आए 12 तारीख में। जन्मदिन किस दिन मनाओगे? बस यही बात है, इसी चीज के वैसे है, नहीं तो हम भी आप ही के जैसे हैं। आर यू गॉट द पॉइंट? इट मींस हमें चेक करना है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, सर्टिफिकेट के अंदर डेट क्या लिखी हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना है, आपको अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से नहीं, किससे सोचना है? दिमाग से। लॉ में कभी भी दिल से नहीं सोचा जाता। अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट सजा सुनाते हुए दिल से एक बार भी सोच लेना, कभी किसी को सजा नहीं दे सकता। उनके मन में यह है बेचारे को छोड़ दो, और बस उन्होंने छोड़ा नहीं, अगले का स्वा। तो इसीलिए कभी भी लॉ में दिल से नहीं सोचा जाता, किससे सोचा जाता है? दिमाग से सोचा जाता है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? ओके, नाउ कम टू द सेपरेट लीगल एंटिटी। अब हम एक बात और मुझे यहां पे बतानी थी कि जो प्रमोटर है, इस प्रमोटर को अपनी सारी बातें, अगर इसकी प्रॉपर्टी मान के चलो 10 करोड़ की थी, इसने कंपनी को बेची, अगर ये प्रॉपर्टी कितने करोड़ की थी? 10 करोड़ की थी, और कंपनी को इसने बेची 12 करोड़ की, 2 करोड़ का मुनाफा लिया, तो इसको कंपनी को ये बात डिस्क्लोज कर देनी है। क्या कर देनी है? डिस्क्लोजर जरूर देना है। बिना डिस्क्लोजर के, देखो प्रमोटर को ये बोला, देख तुझे प्रॉफिट कमाने से मना नहीं कर रहे, कंपनी तूने बनाई है, तू बना रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है, तो प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन मुद्दा ये उठता है कि जब प्रॉफिट अर्न किया जाएगा तो उसको बस बता देना। क्या कर देना? लेकिन अगर यही प्रमोटर प्रॉफिट लेके गायब हो जाता है, अगर यही प्रमोटर प्रॉफिट लेके क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, मजा आए तो वाह जरूर करना, मजा आए तो वाह करना, नहीं आए तो मत करना। प्रमोटर जब प्रॉफिट लेके गायब हो जाता है तो कंपनी एक गाना गाती है, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, प्रमोटर मेरा पैसा ले गया। नहीं समझ में आया? ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, प्रमोटर मेरा पैसा, वाह कर दो, जोर से कर दो, इरशाद सुभान अल्लाह। इट मींस, सुनिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं, क्या प्रमोटर को प्रॉफिट कमाने से मना किया है? आंसर देना। क्या प्रॉफिट अर्न करने से मना किया है? नो। लेकिन कहा क्या है? प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं विद प्रॉपर डिस्क्लोजर, विद प्रॉपर डिस्क्लोजर। कॉन्सेप्ट क्लियर? यू ऑल क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ये केस अब हम समझेंगे थोड़ा सा, और अभी इस केस को पूरा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी, थोड़ा सा मैं बताऊंगी। यस, जो बच्चे अभी, हाँ सुनिए, ध्यान दीजिए प्लीज बच्चों। केस स्टडी है सैल्मन वर्सेस सैल्मनी की, अभी सिर्फ बताऊंगी, पढ़ाऊंगी अगली क्लास में, सिर्फ सुनो। एक सैल्मन नाम का व्यक्ति होता है, मेरे साथ साथ बोलो,
जोर से बोलना। एक सैलमन नाम का व्यक्ति होता है, उसका जूतों का व्यापार होता है, वो सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में काम करता है। एक दिन उसके मन में आता है कि मैं कंपनी फॉर्म में बिजनेस करूंगा, और वो अपने बिजनेस को, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप को, कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो अब मिस्टर सैलमन को टोटल पैसा कंपनी देती है, किसके बदले? बिजनेस के बदले, क्योंकि उसने अपने बिजनेस क्या किया है? सेल किया है। अब जो टोटल पैसे बैठते हैं वो बैठते हैं 0.38782। कितने? 0.38782। ये पैसा किसको देना है? कंपनी को। किसे देना है? कंपनी में डायरेक्टर सैलमन होता है, मेंबर उसके फैमिली मेंबर्स वो होता है। कुल मिला के कंपनी के अंदर डायरेक्टर, मेंबर, सैलमन और उसकी फैमिली होती है। लेकिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन लॉ के हिसाब से होता है, और जब लॉ के हिसाब से कंपनी बनती है तो उसे बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। द एंटिटी ऑफ अ मेंबर, डायरेक्टर एंड प्रोमोटर्स ऑल टुगेदर दे आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपनी। ठीक है, कंपनी हैविंग इट्स ओन पर्सनालिटी विच इज नॉन एज लीगल पर्सनालिटी, या कह सकते हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। गॉट द पॉइंट? अब हुआ क्या? अब सुनो, एंटायर बिजनेस किसको बेच दिया? किसको बेच दिया? कंपनी को। कंपनी को बदले में कितना पैसा देना है? 0.38782। उसने कहा ये ले पटक, ये ले पकड़ 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 पकड़। 10,000 के क्या? सिक्योर्ड डिबेंचर। क्या बोला मैंने? 20,000 के शेयर्स। 20,000 के। ओ कितना बचा रे बाकी का पैसा? 8782। ये ले पकड़, कैश। कैश दे दिए। कितने? 8782। अभी मैं पढ़ाऊंगी अगली क्लास में, सिर्फ बता रही हूं। तो टोटल कंसिडरेशन कितना था? 0.38782। 10,000 20,000 8782। ये सुनो, 10,000 20,000 8782। 10,000 ये पकड़ क्या? सिक्योरिटी बेंचर। 20,000 ये पकड़ शेयर्स। 8782 का कैश। भैया जी आगे चल के पता क्या हुआ? सैलमन कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगी, और सैलमन कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगी तो उसकी जो एसेट्स थी वो बची कुल 6050, और लायबिलिटी हो गई 18,000। ओहो, क्या ये कंपनी अब अपनी लायबिलिटी पे कर पाएगी? नो, बिकॉज कंपनी लायबिलिटीज एक्सीड टोटल एसेट्स। सो ऐसी सिचुएशन में 18,000 में 20,000 के तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, है कि नहीं है? 20,000 सिक्योर्ड डिबेंचर किसके पास है? और 10,000 के? 10,000 के? 10,000 के तो शेयर्स थे, लेकिन यहां पे 10,000 के सिक्योर डिबेंचर्स और 1,000 के क्या है? आउटसाइड क्रेडिटर्स। क्या है बताना जरा। अब आउटसाइड क्रेडिटर कह रहे हैं कि सिक्योर डिबेंचर कौन होता है? तो सैलमन है। कि सैलमन की तो कंपनी है, सैलमन खुद ही डायरेक्टर, खुद ही मेंबर, उसको पैसे मत दो, पहले मुझे दो। ए आउटसाइड क्रेडिटर औकात में रहने का कि क्यों? पहले तेरे को क्यों दिया जाएगा? कि मैं तो बाहर वाला हूं, ये सब अंदर वाले। ए भैया जी सुन, कि क्या कंपनी बनी है ना? क्या बनी है? किसके हिसाब से बनी है? लॉ के हिसाब से। और लॉ के हिसाब से कंपनी बनती है तो उसकी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। आउटसाइड क्रेडिटर को पहले पैसे नहीं दिए जाएंगे। पहले पैसे किसे दिए जाएंगे? सिक्योर्ड डिबेंचर। किसे दिए जाएंगे? यहां पे बात प्रूव होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी हम इसे डिस्कस तो अगली क्लास में करेंगे, लेकिन आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नो डाउट? ठीक है, तो अभी आपकी सर की क्लास होगी, कल फिर मिलते हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे बताओ? कल या परसों?